हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स 2021 जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हुआ था। और ये रहेगा पार्ट 6। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ पार्ट 6। डिसिप्लिन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें सही आंसर होगा इंक्रीजेज। जितना साइज छोटा होगा उतना बेटर होगा, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी नैनो पार्टिकल्स में। नेक्स्ट है, स्ट्रोंगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल आर कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोंगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल क्या कहलाता है। देखो, अगर मैं हेड्रॉन की बात करूं तो यहाँ पर सही आंसर है हेड्रॉन ही होगा, क्योंकि हेड्रॉन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली ग्रीक लेटर है और हेड्रॉन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अब हेड्रॉन क्या होता है, तो वो सब पार्टिकल जो कि क्वार्क से मिलके बने होते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स को बिटवीन देम, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हेड्रॉन में आते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा हेड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोलम्ब्स लॉ। यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कोलम्ब्स लॉ होता क्या है। जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी, चार्ज के प्रोडक्ट पर, और इन्वर्सली डिपेंड करेगी इनके जो भी सेपरेशन इनके बीच का उसके स्क्वायर पर। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम क्या लगाते हैं, Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, और ये 9 × 10⁹ रहेगी वैक्यूम में। बाकी मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं K की वैल्यू। बट मेन चीज़ क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है और इन्वर्सली उनके सेपरेशन पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, पॉइंट चार्ज इज हाइपोथेटिकल चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस। इट इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल हैविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, मतलब पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जैसे दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो और चार्ज की मैग्नीट्यूड या कह लो कि चार्ज का साइज बहुत स्मॉल हो, तो उसको हम आइडियलाइज पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो, आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा F = Q/C। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये ऐसे भी आ जाती है। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, Q1, और लेट उसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। तो इन दोनों में लेट फोर्स लग रही है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F/Q2 लिख रहा हूँ, मतलब ये Q2 क्या है, जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो इट विल बी K Q1 अपॉन R स्क्वायर। और यही क्या होता है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, Q1 चार्ज की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के बराबर होगी इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है अपॉन में टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड F/Q। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बतानी है। थर्ड है, कोलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, ये सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कोलम्ब्स लॉ में डायरेक्टली प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी चार्ज के, इनवर्सली सेपरेशन के स्क्वायर पर। तो ये स्टेटमेंट मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, when we have a number of point charge to determine the force on a particular charge due to all other charges we apply the principle of superposition। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और आपको उसको टोटल फोर्स निकालनी किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, तो आपको सभी फोर्सेस का वेक्टर सम लेना होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर एक ही पार्टिकल पर आपको फोर्स निकालनी है बाय द अदर चार्ज पार्टिकल जो उसके नियर अबाउट रहे हो, तो आप उसी पार्टिकल पर देखोगे कौन कौन फोर्स लगा रहा है और उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम ले लो। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अप्लाई करके हम उस पर नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट हमें नॉट करेक्ट बताना था, वो था ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कोबाल्ट निकल ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं इन बल्क स्टेट, बट नैनो फेज में किस में चेंज हो जाते हैं, तो नैनो फेज में नैनो फिजिक्स में चेंज हो जाते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड। तो वो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है E0 अपॉन में AM
और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी कितनी मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, मतलब कि हम किसी चीज़ का वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं v, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड मतलब कोई फील्ड है, लेट मैं फोर्स मान लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेट कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डाइवर्जेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी आप ले सकते हो, इसका जो डाइवर्जेंस होगा इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर थ्रू द क्लोज सरफेस दैट बाउंड द। अब देखो पहले मैं आपको डाइवर्जेंस थ्योरम बता देता हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड, किसके अबाउट में हम ले रहे हैं, वॉल्यूम का इंटीग्रल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे, विल बी इक्वल टू एफ डॉट एन कैप डी एस, मतलब यहाँ पर है सरफेस एरिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल आप ले रहे हो किसी डाइवर्जेंस फील्ड का, वो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, तो वो हम लेंगे वॉल्यूम के अबाउट, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं, केल्विन स्टोक्स थ्योरम कहते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और ग्रीन्स थ्योरम होता है डेल एम ओवर डेल एक्स माइनस डेल एल और डेल वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल हो गया, इट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल एल डी एक्स प्लस एम डी वाई। तो देखो यहाँ पर अगर जैसे डी आर है तो डी आर मतलब एक लेंथ एलिमेंट, तो यहाँ से जब आप इधर आ रहे हो तो ये सरफेस हो गया, यहाँ पर ये सरफेस है तो ये वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेशन होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी के अबाउट इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट एन कैप डी एस। एक्चुअली केवीएस में जो एग्जाम्स आते हैं या पीजीटी के जो एग्जाम्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है, तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट बस याद रखनी है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम, केल्विन थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो मटेरियल में हैव मेल्टिंग पॉइंट और फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बल्क मटेरियल, तो इसमें आंसर आएगा लोअर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो फर्स्ट है, व्हाइल अ फ्री न्यूट्रॉन डीके टू प्रोटॉन द डीके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो डीके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में डीके हो सकता है और वो पॉसिबल भी न्यूक्लियस में, तो इसमें ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जो कि हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अ गामा रे इज एमिटेड व्हेन एन अल्फा और बीटा डीके रिजल्ट इन अ डॉटर न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो देखो जब अल्फा या बीटा डीके हो रहा है तो उसमें से गामा रे तब निकलती है जब डॉटर न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है, तो उसमें गामा रे निकलेंगे, तो स्टेटमेंट सही है। इन बीटा डीके न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एमिट एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन। तो देखो अगर बीटा डीके होता है, मान लीजिए कोई जेड एक्स से है, मैं लिख देता हूँ बीटा की रिएक्शन जेड एक्स से है, और कोई प्रोटॉन पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, दो चीज़ें हो सकती है जो निकलेंगी। जैसे अगर मैं बीटा पॉजिटिव मान लेता हूँ, बीटा पॉजिटिव रिएक्शन हो सकती है, तो उसके साथ मतलब पॉजिट्रॉन है तो उसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये बीटा पॉजिटिव है तो इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, और यहाँ पर ये +1 है तो इसमें Z-1 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, और जो भी डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा, जैसे मान लीजिए जेड एक्स है तो ये ए सेम रहेगा और इसमें ये हो जाएगा Z+1। तो इसमें ये बोला है बीटा डीके में स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है, तो बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल सकता है और उसके साथ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेंगे। फिर है, इन गामा डीके द एनर्जी corresponding to radiation of extremely short wavelength shorter than the hard X-ray region। देखो गामा डीके में जो एनर्जी निकलती है शॉर्ट वेवलेंथ की, वो जो हार्ड एक्सरे से वेवलेंथ निकलेंगी उससे भी छोटी होती हैं, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन 1 ही होगा क्योंकि वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, मेटल इन नैनो फेज एब्जॉर्ब। तो नैनो फेज में जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देर आर थॉट टू बी, कितने टाइप की क्वार्क है ये पूछा है। तो देखो क्वार्क कौन कौन सी होती है, जैसे अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम। जो अप होती है उसका चार्ज आप ध्यान रखना 2/3, चार्म का 2/3, 2/3। जो डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम है उन सब का चार्ज रहेगा -1/3, -1/3 और -1/3। सभी का अगर आप स्पिन देखो तो सभी की स्पिन 1/2 रहेगी,
और नाम आपको मैंने बता दिया UCTDSB। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितना हो जाएगा 6। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 6, मतलब ऑप्शन 1 आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वार्क। तो प्रोटॉन के पास कितनी क्वार्क होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप ये फिगर देख लो। ये होता है बेरियन और ये सब पार्टिकल जो ये है मेजॉन। बेरियन में आप देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा, सिग्मा, ये सब पार्टिकल आते हैं। जितने भी बेरियन होंगे ना उन सब में 3 क्वार्क होंगे और मेजॉन में 2 क्वार्क होंगे। 2 क्वार्क में भी एक एंटी क्वार्क होगा और एक क्वार्क होगा। एक तो रहेगा क्वार्क और एक रहेगा एंटी क्वार्क। तो फिलहाल न्यूट्रॉन के बारे में पूछा, प्रोटॉन के बारे में पूछा है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक बेरियन, और बेरियन है तो इसमें कितने क्वार्क होंगे, इसमें रहेंगे 3 क्वार्क। और इसमें अगर मॉडल पूछा जाए तो क्या आएगा, अप अप डाउन, क्योंकि आप अगर साइन का देखो तो प्रोटॉन का साइन कैसा रहता है, प्लस 2/3 का, मतलब अप का 2/3, अप का 2/3 माइनस के डाउन का 1/3। तो ये 2 2 4, मतलब एक चार्ज आ जाएगा इस पर। ऐसे न्यूट्रॉन में डाउन डाउन और अप क्वार्क आपको मिलेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना बेरियन में 3 क्वार्क होंगे और मेजॉन में 2 क्वार्क होंगे जिसमें एक एंटी क्वार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मियोन्स हैव कितना इंटीजर स्पिन होता है, ये आपको बताना है। इसको करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके। देखो बोसोन और फर्मियोन, इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन, उनको क्या बोलेंगे, फर्मियोन्स, ठीक है। और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। मैं तो भी रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन और उसके जैसे अदर पार्टिकल जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है वो क्या होता है, फर्मियोन। और वो किसको ओबे करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर ये पूछा था कि फर्मियोन के कैसा इंटीजर स्पिन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 1.23/2, तो हम लिखेंगे हाफ इंटीजर स्पिन होती है हमेशा। तो इसी फर्स्ट पॉइंट से तो हमें ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। बाकी पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है द वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फर्मियोन्स इज एंटीसिमेट्रिक बिकॉज इट चेंजेस साइन अपॉन द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ फर्मियोन्स। और जो फर्मियोन्स होंगे वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करें। तो फर्मियोन्स ओबे करेंगे किसको, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को, जबकि बोसॉन ओबे करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को। अब देखो जो फोटॉन्स हैं और जो अदर पार्टिकल है जिनका इंटीग्रल स्पिन 0 1 2 3 इस तरह से होता है, उनको बोसॉन कहते हैं एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और जो इसमें वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि उसका साइन चेंज नहीं होगा अगर आप कोई भी पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहे हो तो। और ये दोनों मतलब जो बोसॉन होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडीशन स्टैटिस्टिक को। तो फर्मियोन स्पिन हाफ होगा, बोसॉन स्पिन 1 या 2 3 इस तरह से रहेगा। इसमें फर्मियोन में बेरियन जैसे इसमें क्वार्क, मतलब 3 क्वार्क होंगे। मेजॉन में 1 क्वार्क होगा, 1 एंटी क्वार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क इज एमिटेड बाय द क्वार्क को में इसमें आएगा ग्लूअन्स। तो क्वार्क ग्लूअन्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मास किस क्वांटिटी में, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो जो न्यूक्लियर मास होता है वो मेजर किया जाता है एमयू में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरेस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल अ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप सिंक्स बाय रफली एवरी, यहाँ पर आंसर होगा 18 मंथ्स। नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज बाय डैश ऑफ न्यूक्लियाई। तो एनर्जी न्यूक्लियस से किस किस प्रोसेस से निकली जा सकती है। देखो अगर हम सन की बात करें तो सन में होता है फ्यूजन, वहाँ पे न्यूक्लियर ब्रेक होते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें एटम बम की या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है फ्यूजन। तो हम दोनों ही तरीके से न्यूक्लियर से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा बोथ फ्यूजन एंड फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिएटिंग पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं हम वर्चुअल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेप्टॉन, मतलब इनमें से कौन सा लेप्टॉन नहीं, ये बताना है। पहले मैं आपको लेप्टॉन दिखा देता हूँ। लेप्टॉन जैसे न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ, ये सब पार्टिकल जो है ये लेप्टॉन है। जैसे लेप्टॉन एक्चुअली जिनका मास बहुत कम होगा, स्मॉल या लाइट मास होगा, उनको लेप्टॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल हो जाता है पॉजिट्रॉन। म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून और टाउ, ये सब क्या है,
इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन सभी का अगर आप स्पिन देखोगे तो -1/2 या फिर प्लस के 1/2 में रहेगा आइसो स्पिन, और जो स्पिन होगा वो सबका 1/2 रहेगा। तो 1/2 किसका स्पिन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फर्मियोन्स का। तो यहाँ पर पूछा था कौन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टाउ भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, म्यून भी है, प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरम स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ फंक्शन, surface integral of curl of a function over a surface by a closed surface is equal to the line integral of particular वेक्टर फंक्शन अराउंड दैट सरफेस। तो ये थ्योरम क्या थी, देखो ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। एक तो होती है केल्विन स्टोक्स थ्योरम, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कर्ल ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या एफ डॉट टी आ रहा है, यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है। तो एक्चुअली इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल, तो यहाँ पर देखो हम सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं किसका, कर्ल का, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एनी फंक्शन एफ ओवर अ क्लोज बाउंडेड सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है ओवर अ पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड दैट सरफेस। तो ये किस थ्योरम की बात हो रही है, ये थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम, यानी कि केल्विन स्टोक्स थ्योरम, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू मेक नैनो मटेरियल, तो वो रहेगा मिडल अप डाउन।